फूलों का सिंदूर और कांटों की तपस्या भोर की पहली किरण अभी ठीक से धरती पर उतरी भी न थी कि राधा की आंखों में एक नई सुबह झांकने लगती थी। शहर के उस प्राचीन मंदिर की संकरी गली में, जहां हवा में सदियों पुरानी आस्था और फूलों की भीनी खुशबू घुली रहती थी, उसकी छोटी सी फूलों की दुकान थी। हाथों में सूरजमुखी, गेंदा, गुलाब और चमेली की खुशबू समेटे वह अपने छोटे से संसार को आकार देती थी, हर फूल को एक धागे में पिरोते हुए, जैसे जीवन के बिखरे मोतियों को समेटा जा रहा हो। दोपहर चढ़ती तो मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती और उसकी दुकान पर रौनक बढ़ जाती। पीले गेंदे के हार, लाल गुलाब की पंखुड़ियां और सफेद चमेली की मालाएं हर धागे में राधा अपने सपनों को पिरोती थी, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल की आस। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो कभी कभी उदासी की चादर ओढ़ लेती थी, जैसे उसने जीवन के कई अनकहे घावों को अपने भीतर समेट रखा हो। उसकी दुकान सिर्फ फूलों की नहीं थी, वह उसकी पहचान थी, उसकी विरासत थी। यह वो जगह थी जहां उसके पिता और उनसे पहले उनके पिता फूल बेचते थे। मिट्टी की वह छोटी सी पट्टी जिस पर उसकी दुकान टिकी थी, उसके खून पसीने से सींची गई थी। उसके पति के गुजर जाने के बाद इसी दुकान ने उसे और उसके दो बच्चों, छोटी मानसी और बड़े सूरज को सहारा दिया था। शाम ढलने लगती तो राधा अपने बच्चों के साथ घर लौटती। घर क्या था? 2 कमरों का एक कच्चा सा मकान, उसी गली के मुहाने पर, जहां से मंदिर की घंटियों की आवाज देर रात तक सुनाई देती थी। बच्चों के साथ उसका जीवन एक साधारण नदी की तरह बह रहा था, कभी शांत, कभी छोटी मोटी लहरों से जूझता हुआ। आज सूरज को विज्ञान की किताब चाहिए, मास्टर जी ने कहा है। जिसकी विज्ञान की किताब होगी, उसे ही अगले महीने विज्ञान मेला में जाने को मिलेगा। सूरज ने अपनी छोटी मुट्ठी में एक सूखा पत्ता कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में विज्ञान मेले का सपना तैर रहा था। राधा के माथे पर हल्की सी शिकन उभर आई। किताब महंगी थी और आजकल कमाई भी कम हो रही थी। फूलों का कारोबार मौसमी था और मंदिर में भीड़ भी त्योहारों के दिनों में ही ज्यादा होती थी। उसने धीरे से सूरज के गाल पर हाथ फेरा। मिल जाएगी बेटा, तेरी किताब भी मिल जाएगी, बस थोड़ा सब्र रख। उसकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो अक्सर मुश्किलों के सामने चट्टान सी खड़ी हो जाती थी। लेकिन यह सब्र कब तक? एक दिन सुबह सुबह जब राधा अपनी दुकान खोलने पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी लकड़ी की चौकी पर एक बड़ा चमकीला पोस्टर चिपका हुआ था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शीघ्र आ रहा है, और नीचे एक नामद, सेठ हुकुमचंद एंड सन्स। राधा का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। सेठ हुकुमचंद शहर का एक बड़ा बिल्डर था, जिसकी गिद्ध दृष्टि इस प्राचीन गली की हर छोटी बड़ी जमीन पर रहती थी। उसकी दुकान की यह छोटी सी पट्टी, जो कागजों में शायद खाली जगह या अतिक्रमण दिखती होगी, अब उसकी आंखों में चुभने लगी थी। कुछ ही दिनों में सेठ हुकुमचंद के आदमी उसकी दुकान के पास मंडराने लगे। कभी कभी वे जानबूझकर उसकी मालाओं को गिरा देते, कभी ग्राहकों को डराते और कभी राधा को मौखिक रूप से धमकाते। यह जगह हमारी है राधा, बेहतर होगा तुम अपनी यह फूलों की दुकान यहां से हटा लो, अच्छी रकम मिल जाएगी। एक भारी भरकम आदमी, जिसकी आंखों में लालच और अहंकार साफ झलक रहा था, एक दिन उसे टोकते हुए बोला। राधा का मन डर से भर उठता था, लेकिन उसने अपनी आवाज में दृढ़ता बनाए रखी। यह जगह मेरे पुरखों की है, मैंने कागजात भी दिखाए हैं, यहां से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसके स्वर में एक अनकहा संकल्प था, एक औरत का जो अपनी जमीन और अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार थी। सेठ हुकुमचंद के आदमी लौट गए, लेकिन उनकी धमकी राधा के कानों में गूंजती रही। रात में जब बच्चे सो जाते तो वह जागती रहती, अपनी छोटी सी दुकान के भविष्य के बारे में सोचती। सूरज की विज्ञान की किताब, मानसी की नई गुड़िया, क्या यह सब सपना ही रह जाएगा? एक रात जब जोरदार बारिश हो रही थी, राधा की दुकान के ऊपर लगा तिरपाल फाड़ दिया गया। सुबह जब वह पहुंची तो सारे फूल बारिश के पानी में भीगे पड़े थे, मिट्टी में मिल गए थे। उसके कलेजे पर जैसे किसी ने जोर से वार किया हो। यह सब हुकुमचंद की हरकत है, चाय वाले भैया ने गुस्से में कहा, जो उसकी दुकान के पास ही अपनी छोटी सी गुमटी चलाते थे। राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने उन्हें तुरंत पोंछ लिया। यह आंसू बहाने का वक्त नहीं था, यह लड़ने का वक्त था। उसे याद आया अपने पिता का कहा हुआ वाक्य, बेटी, इस मिट्टी से ही हमारा जीवन है और इस मिट्टी की रक्षा करना ही हमारा धर्म। अगले कुछ दिनों तक राधा ने अथक परिश्रम किया। उसने अपनी दुकान की मरम्मत की, सूखे फूलों को हटाया और नए फूल खरीदने के लिए अपनी बची खुची जमा पूंजी लगाई। उसने गली के कुछ बुजुर्गों से बात की, अपने पुरखों के पुराने कागजात जुटाए, जो बताते थे कि यह जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ही रही है। लेकिन ये कागजात सरकारी दफ्तरों की जटिलताओं में खो गए थे और उन पर कोई ध्यान देने को तैयार न था। एक दिन सेठ हुकुमचंद खुद उसकी दुकान पर आया। वह रेशमी कुर्ता पायजामा पहने था, गले में सोने की मोटी चेन और चेहरे पर कुटिल मुस्कान। राधा, तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? जमीन कानूनी तौर पर मेरी है, तुम इसे बेच दो
अच्छी कीमत मिलेगी और तुम शहर में कहीं और जाकर शांति से अपनी दुकान लगा सकती हो। उसकी आवाज में शहद घुला था, लेकिन उसकी आंखों में लोहे की सी ठंडक थी। राधा ने सेठ की आंखों में देखा। सेठ जी, यह सिर्फ जमीन नहीं है, यह मेरे पुरखों की सांसें हैं, मेरे बच्चों का भविष्य है। यह बिकती नहीं है सेठ जी, इसकी रक्षा की जाती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे टूटी हुई मिट्टी के घड़े में भी पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही हो। सेठ हुकुमचंद के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ठीक है, तो तुम इसी तरह देखती रहना, जब तुम्हारा यह छोटा सा संसार धूल में मिल जाएगा। वह धमकाते हुए चला गया। उसके जाने के बाद राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में एक नया संकल्प घर कर गया था। वह रात उसकी सबसे मुश्किल रातों में से एक थी। बच्चों के सो जाने के बाद वह बाहर आंगन में बैठ गई, तारों भरे आसमान को निहारते हुए। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा दो टुकड़ों में बैठ गई है। एक तरफ माँ का कोमल हृदय जो बच्चों की सुरक्षा चाहता है, और दूसरी तरफ एक लड़ाकू स्त्री का मन जो अपनी विरासत के लिए संघर्ष करने को तैयार है। अगली सुबह उसने एक नया कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी, अपने बालों को कसा और अपने बच्चों को पड़ोस की एक भरोसेमंद महिला के पास छोड़ दिया। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई योद्धा आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो। वह सरकारी दफ्तरों की तरफ चल पड़ी, इस बार कागजों के साथ नहीं, बल्कि अपने संकल्प के साथ। उसने कई दरवाजे खटखटाए, बड़े बाबू से लेकर छोटे क्लर्क तक। हर जगह उसे निराशा और टालमटोल मिली। आपके कागज पुराने हैं राधा जी, सेठ हुकुमचंद का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। जाओ मंदिर के पंडित जी से बात करो। उसकी आवाज भीड़ में दब जाती, उसकी मेहनत पर कोई ध्यान न देता। लेकिन राधा हार मानने वाली नहीं थी। उसे याद आया कि उसके दादाजी ने बताया था कि यह जमीन किसी राजा ने उनके पुरखों को मंदिर की सेवा के लिए दान में दी थी, और इसका जिक्र मंदिर के पुराने बही खातों में जरूर होगा। उसने पंडित जी से बात की, जो एक शांत स्वभाव के वृद्ध व्यक्ति थे। पंडित जी ने अपनी पुरानी पोथियों को खंगाला। धूल भरी सदियों पुरानी पोथियों के पन्ने पलटते हुए उनकी आंखों में एक चमक सी आई। मिल गया बेटी, देखो, राजा ने अपने फरमान में साफ लिखा है कि यह जमीन तुम्हारे परिवार को मंदिर के फूलों की सेवा के लिए दी गई है। यह कोई अतिक्रमण नहीं, बल्कि एक शाही दान है। यह सिर्फ कागज नहीं थे, यह एक ऐतिहासिक सत्य था, एक ऐसी कहानी जो सदियों से धूल की परतों में दबी थी, और आज राधा के संघर्ष ने उसे फिर से जीवित कर दिया था। उसके पास सिर्फ अपने पुरखों के पुराने कागज नहीं थे, बल्कि राजा का फरमान था, मंदिर के रिकॉर्ड्स का प्रमाण था। वह इस सबूत को लेकर फिर से सरकारी दफ्तर पहुंची। इस बार उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक योद्धा का आत्मविश्वास था। उसने अपनी पूरी कहानी बताई, राजा के फरमान का जिक्र किया, और पंडित जी ने भी उसके पक्ष में गवाही दी। अधिकारी पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मामला अब सिर्फ एक गरीब औरत का नहीं, बल्कि इतिहास और धर्म का भी बन गया है, तो उन्हें झुकना पड़ा। सेठ हुकुमचंद को जब यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गया। उसने हर तरीका अपनाया, दबाव डाला, लेकिन मंदिर के रिकॉर्ड और राजा के फरमान को कोई झुठला न सका। अंततः उसे हार माननी पड़ी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्लान बदल गया, और राधा की दुकान अपनी जगह पर अडिग खड़ी रही। राधा की जीत केवल उसकी जमीन की जीत नहीं थी, यह उसकी अस्मिता की जीत थी, उसके संघर्ष की जीत थी। उसने अपने बच्चों के भविष्य को बचाया था, अपने पुरखों की विरासत को संजोया था। उसकी दुकान सिर्फ फूलों की दुकान नहीं थी, वह एक प्रतीक बन गई थी संघर्ष की, साहस की और अटूट विश्वास की। शाम को जब मंदिर की घंटियां बजती और आरती का धुआं हवा में घुल जाता, राधा अपनी दुकान से अपने घर लौटती। उसके हाथों में अब भी फूलों की खुशबू होती थी। उसके मन में एक गहरा संतोष। सूरज अपनी विज्ञान की नई किताब पढ़ रहा था, और मानसी अपनी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी। राधा ने अपनी बच्चों को देखा, और उसके चेहरे पर एक माँ की वह मुस्कान तैर आई, जिसमें फूलों का सिंदूर और कांटों की तपस्या दोनों झलक रहे थे। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।